देखा था वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मतलब ट्रांसवर्स वेव के लिए वाइब्रेशंस, ये देखा था। ठीक है, तो उसी का एप्लीकेशन है, समझो सोनोमीटर। सोनोमीटर में जो वाइब्रेशन में वेव्स बन रहे थे, लूप्स बन रहे थे, वो लूप हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सोनोमीटर। ये लॉग बॉक्स होता है, ठीक है, लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें ये दो होल होते हैं। ठीक है, और ये हॉलो रहता है, अंदर खाली रहता है, और सामने ये दो होल बने हुए रहते हैं। ठीक, अब ये होल क्यों बने रहेंगे? एयर पार्टिकल्स के जाने आने के लिए। ठीक है, अब मतलब एयर के लिए। अब हम यहां से ये किस तरह से हुक लगा देते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांध देते हैं। ये भी जो है, ये पुली, ये इससे अटैच्ड है बॉक्स से, और ये पुली से ये स्ट्रिंग ऐसे यहाँ पर दूसरे एंड पर, एक एंड तो इसमें फिक्स कर रहे हैं और दूसरे एंड पर हम वेट पुट करते हैं। वेट पुट करने का मतलब है कि ये स्ट्रिंग में हम टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो टेंशन है, ये जो वेट पुट कर रहे हैं, यही होती है टी की वैल्यू। हमारा फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट टी अपॉन m। ये फॉर्मूला था 2l, n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टी बाय m। ये फॉर्मूला था, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें ये जो टी है, वो ये जो वैल्यू पुट करेंगे वो ये टी आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो होते हैं, इसको मतलब नुकीले होते हैं, शार्प, एक ब्लेड टाइप इसके ऊपर लगी होती है। ठीक है, और ये दोनों, इसको ब्रिज बोलते हैं। ये दोनों ब्रिजेस को यहाँ पर हम रखते हैं ताकि जो लूप बने ना, तो ये एक नोड बने और ये एक नोड, और लूप यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है इससे ऐसा लूप बने। इससे ऐसा लूप बने, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग में लूप बनेगा नहीं इतने इजीली। ठीक है, वो लेंथ वाइज कितना हम वेट पुट करते हैं, तो क्योंकि टी और एल सब एक दूसरे पे डिपेंड है, एन एल पर डिपेंड है या एल एन पर डिपेंड है, हम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोर्क ले रहे हैं वो होगा, उसके अकॉर्डिंग एल आता है। तो हमको ये एल ही मेजर करना होता है। तो ये एल कब मेजर करना है? जब इस तरह का लूप बने। अब इस तरह का लूप बनता है तभी एन की वैल्यू इतनी होती है फर्स्ट हार्मोनिक में, है ना, इसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये लूप बन रहा है, ये हमें कैसे समझ में आएगा? मतलब ये स्ट्रिंग ही इस तरह से वाइब्रेट हो कि इस तरह का लूप बने। अब ये लूप कब बनेगा ये हम कैसे चेक करेंगे? तो क्या करते हैं हम, वही ट्यूनिंग फोर्क को रबर स्टम्प पे मारते हैं ऐसे, तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। फिर उसके जो पीछे का हिस्सा है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क होता है ऐसा, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है उसको हम ऐसे खड़े यहां पर रखेंगे। किस पर? वो बॉक्स पर। बॉक्स पर रखने से क्या होगा, इसके वाइब्रेशन बॉक्स को ट्रांसफर होंगे और अंदर जो एयर पार्टिकल है उनको भी वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा। उसके कारण जब रेजोनेंस होगा तो ये बॉक्स के कारण ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग में भी वाइब्रेशन होंगे, क्योंकि एयर पार्टिकल में वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसके कारण स्ट्रिंग में वाइब्रेशन होंगे। और जब ये फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी वो एयर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो इसमें वाइब्रेशन बढ़ेगा, ये स्ट्रिंग में वाइब्रेशन बढ़ेगा। जब वो वाइब्रेशन मैच हो जाएंगे, हमने बात किया था ना कि रेजोनेंस कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है,
तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो जब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इसका बहुत क्लियर एकदम क्लियर ऐसा लूप बनता है। कभी कभी हमको आंखों से भी दिखता है, पर आंखों से नहीं दिखता है कभी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में एक पेपर राइडर, छोटा सा टुकड़ा पेपर का यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जब हम ये इसको वाइब्रेट करके यहाँ पर रखेंगे तो जब ये वाइब्रेट होगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगी तो वो जो पेपर का टुकड़ा है वो गिर जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, जब पेपर का टुकड़ा गिर गया है तब हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग जोर से वाइब्रेट हो रही थी, मतलब ये ही सही लेंथ है वाइब्रेशन के लिए, जिसको हम वाइब्रेटिंग लेंथ बोलते हैं, कि ये लेंथ के बीच में ही इस तरह का लूप बना है। तो हम क्या करते हैं, ये लेंथ मेजर करते हैं। अब n की वैल्यू हम अलग अलग ले लेते हैं और उसके लिए l की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे मैंने n की 252 हर्ट्ज वाला ट्यूनिंग फोर्क लिया, उसके लिए मैंने लेंथ निकाल ली, 35 सेंटीमीटर वगैरह आई, यहाँ स्केल होती है। ठीक है, ये दो के बीच की लेंथ हमने को मेजर करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये मैंने 252 का लिया, मैं 350 का ले लेती हूँ। ये रैंडमली कोई भी नंबर होता है, हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ऐसे एकदम कि 350 250 या 100 200 ऐसे नहीं होते, 356 भी होती है। ऐसे ट्यूनिंग फोर्क भी होते हैं जिसकी की फ्रीक्वेंसी 356 है, एक 420 की है और एक 512 की है। ये पूरा सेट आता है, ट्यूनिंग फोर्क का पूरा सेट आता है। ठीक है, तो अब इसके लिए 35 सेंटीमीटर आ गया, इसके लिए 29 आ गया, 26 आ गया, ये 24 आ गया, मैं ऐसे कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, ये 22 आ गया। ठीक है, हम ये अलग अलग यहाँ पे जो ट्यूनिंग अलग अलग लेके चलेंगे और उसके लिए ये अलग अलग लेंथ फाइंड करेंगे। मतलब हम क्या होगा, हम अलग अलग लेंथ क्यों फाइंड करेंगे, यदि मैं इसी लेंथ पर रखती हूँ और मैंने ट्यूनिंग फोर्क चेंज किया ना तो वो पेपर राइडर गिरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस नहीं होगा। फिर मुझे ये लेंथ थोड़ी कम ज्यादा करके देखनी पड़ती। अब कम करना कि ज्यादा करना, इसके लिए हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ, ये जो मैं लॉ बता रही हूं ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, हम कौन सा लॉ वेरीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ वेरीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। ठीक है, तो अब एक बार जो वैल्यू आ गई, जैसे ये मैंने सबसे कम वाला पहले लेकर चला तो उसके लिए वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ाते ही रहेंगे तो हमारा कभी रेजोनेंस नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टाइम हमको कम लगे उसके लिए हमको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर देखो रिलेशन क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। मतलब क्या, n को यदि हम बढ़ाते हैं तो l कम होगा। अब मैंने यहाँ 252 लिया, उसके बाद 356 लिया, तो मैंने n को क्या किया, बढ़ाया, n इंक्रीज किया, तो l क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब जब हम यहाँ पे बढ़ा करके लेते जा रहे हैं तो हमेशा ये लेंथ, ये जो ब्रीच है वो हम कम करते जाएंगे, कम लेंथ पर रखते जाएंगे, तो हमारा फटाफट एक्सपेरिमेंट होगा और जल्दी से रेजोनेंस, हर ट्यूनिंग फोर्क के लिए जल्दी से रेजोनेंस आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी हमको देख के चलना होता है। ठीक है, ये रिलेशन भी हमें देख के चलना होता है कि ये रिलेशन से भी हमें कैसा मिलना चाहिए, हमारा काम जल्दी होना चाहिए। तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है कि जब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है और हम n बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब l की वैल्यू कम आते जाएगी। अब जब क्या होता है, प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, उस समय हम ये l की वैल्यू दो बार ले लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकाल लेते हैं। पर अभी हम यहाँ प्रूफ करने के लिए वन टाइम ही लिख रही हूं मैं। ठीक है, तो ये l की वैल्यू आ गई, फिर हम n इंटू एल करते हैं, n इंटू एल करते तो ये जो है वैल्यूज ये अप्रोक्सीमेटली सेम मिलना चाहिए। जैसे मैं इसका कितना आ गया
12,502 ऐसा कुछ आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना कुछ आ गया, या हाँ 5 डिजिट में आएगा तो इतना आ गया। फिर इसके लिए भी शायद इतना ही कुछ आए, या 11,900 ऐसा समथिंग आया, इसके लिए 12,000 कुछ आया, और इसके लिए 12,400 समथिंग आया, और ये समझो 500 समथिंग आया। तो अपने को अभी क्या दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली ये सारी चीजें कैसी दिख रही है, सेम है। जनरली ये भी आ सकता है 12,0 या 12,000 है, यहाँ 100 ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि इसमें यदि ये चीज भी सेम आ रही है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली सेम बोल सकते हैं। तो जैसे मैं यदि इसको N1 कंसीडर करूं, इसको L1, ये N2 और ये L2, N3 और इसको L3, N4 और इसको L4, तो रिजल्ट मुझे क्या दिख रहा है इससे, N1 L1 is approximately same to N2, L2 is approximately same to N3, L3 is approximately same to N4, L4, ठीक है। मतलब क्या दिख रहा है तुमको, N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 is equal to N4 L4। इसका मीनिंग क्या होता है, N into L is constant। अब ये N into L is equal L is constant, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, N is inversely proportional to L। इस तरह से जब ये चीज सेम आ गई तो हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट लॉ है वो वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट लॉ वेरीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ जो वेट है वो कैसे पुट करेंगे, एक बार में जो एक वेट पुट किया है वो ही वेट रहेगा। चेंज हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्यूनिंग फोर्क, और ट्यूनिंग फोर्क के हिसाब से लेंथ चेंज हो। ठीक है, अब जो सेकेंड लॉ वेरीफाई करना है तो उसके लिए सेकेंड लॉ वेरीफाई करना है तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ता है, एन कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, और क्या हम वेरी करते हैं, टी वेरी करते हैं और एन कांस्टेंट रखते हैं, तो एल चेंज होते जाएगा टी के साथ। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड लॉ वेरीफाई करेंगे हम। सेकेंड लॉ, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या था, 1/2L अंडर रूट टी अपॉन m। सेकेंड लॉ में हम क्या करेंगे, n को कांस्टेंट रखते हैं, m कांस्टेंट, तो l और t बच जाते, 2 कांस्टेंट है, तो l को यहां लेके जाऊं तो अंडर रूट टी इज इक्वल टू एल, या t इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, t को मैं वेरी करूंगी तो l वेरी होगा, लेकिन अब यहाँ रिलेशन कैसा है, t का रिलेशन l के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने यदि यहाँ पे, और ट्यूनिंग फोर्क में को एक ही लेके, मैं 252 का ही लेके चल रही हूँ, 252 हर्ट्ज का लेके चल रही हूँ, तो हर टाइम मुझे यही रखना है अपने पास, क्या चेंज करना मुझे, वेट। तो ये मैंने एक वेट पुट किया 500 ग्राम का, मतलब टी की वैल्यू, टी नहीं, पहले ये है एम, ठीक है, और इसको मैं टी बनाने के लिए जी से मल्टीप्लाई करूंगी, तब ये टी बनेगा। ठीक है, फिर मैं लूंगी लेंथ, 500 के लिए मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, तो ये मेरी लेंथ आ गई 25,
सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में और ये ग्राम में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक और 500 ग्राम का वेट पुट कर दिया, तो ये हो गया 1000 और तब मेरी लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको बढ़ा क्यों रही हूं, क्यों बढ़ के आएगी, क्योंकि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगी। इसीलिए अब हम जब पहली बार में अपना यहाँ पर पेपर राइडर गिर जाएगा तो हम जो लेंथ मेजर करेंगे फर्स्ट टाइम में, वो लेंथ यदि मेरे लिए 500 ग्राम के लिए लेंथ आती है, तो अब मैं जैसे जैसे वेट बढ़ाते जाऊंगी तो लेंथ बढ़ेगी, इसलिए मैं ये ब्रीच को दूर लेके जाऊंगी और लेंथ अब बढ़ाते जाऊंगी तो मेरा एक्सपेरिमेंट जल्दी होगा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने कॉमन सेंस अपना यूज करके एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए मेरा एक्सपेरिमेंट जल्दी हुआ और एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 30 हो गया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट सेम करना है, ट्यूनिंग फोर्क रखना है, पेपर राइडर रखना है और पेपर राइडर गिरना चाहिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या करना है, अब यहाँ ट्यूनिंग फोर्क चेंज ना करके हमको वेट बढ़ाते रहना। फिर यहाँ मैंने 1500 का रखा तो ये आ गया 35, मैं ये एक अंदाज से ले रही हूँ, ठीक है। फिर अब क्या है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, t अपॉन एल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, t अपॉन एल स्क्वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे को यहाँ t मिला, तो वो अपॉन एल स्क्वायर चाहिए मुझे, एल की वैल्यू ये मिली है तो मैं एक एल स्क्वायर का कॉलम और बढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये 625, ये 900 और 35 का क्या होता है 1025 समथिंग, ऐसे ही होगा ना, 5 सा, हाँ लगभग ऐसा ही होगा 35 का, अब देख लेना कितना आता है ये होगा। तो अब मैं क्या करूंगी, अगला कॉलम मुझे क्या बनाना पड़ेगा, t अपॉन एल स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू निकालूंगी तो ये यदि 11,000 आ रहा है, ये 11,100 आ रहा है, या ये 11,200 आ रहा है, मतलब समथिंग ऐसा सब पास पास में, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। तो मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंटली क्या लिखूंगी, t अपॉन एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि ये देखो इसको मैंने t1 l1 स्क्वायर लिया इज इक्वल टू t2 l2 स्क्वायर इज इक्वल टू t3 l3 स्क्वायर, लेकिन इज इक्वल टू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग सेम है, पूरा सेम नहीं है, ठीक है। तो इसके ये जब रिजल्ट मुझे मिल रहा है तो ये रिजल्ट से मैं क्या लिख सकती हूँ, t अपॉन एल स्क्वायर इज कांस्टेंट, और ये ही वेरीफाई कर रहा है इस लॉ को, सेकंड लॉ को। तो जब इस तरह का रिजल्ट मिलेगा तो हम लिख सकते हैं कि सेकंड लॉ वेरीफाई होता है बाय सोनोमीटर, ठीक है। तो ये था, हमने सेकंड लॉ वेरीफाई किया। अच्छा, आपकी बुक में एक और मेथड दी हुई है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली हम इसी तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड लॉ जो वेरिफिकेशन दिया हुआ है सेकेंड लॉ का, अच्छा, सेकेंड लॉ का जो वेरिफिकेशन दिया हुआ है उसमें एक और चेंजेस है। मैंने ये इसके पहले जब सेकेंड लॉ बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको भी सेकेंड लॉ बोलते हैं, और जो बुक में दिया है वो भी सेकेंड लॉ ही है, मतलब वैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, बट उसमें यही है कि वेरी हमको टी करना है। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है ये भी ध्यान रखना, लेकिन ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमें। आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसमें हमको टी के साथ एन वेरी करना है और लेंथ सेम रखने बोला है। तो ये लेंथ यदि मैं सेम रखती हूँ और टी चेंज करती हूँ तब मुझे क्या मिलना चाहिए, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। ठीक है, मतलब एन अपॉन अंडर रूट टी इज कांस्टेंट। हम लेंथ वो ही रखेंगे, ठीक है, मतलब ये ब्रिज एक सेट कर दिया तो वो ही सेट करेंगे। फिर मैंने 500 ग्राम का रख दिया, एम की वैल्यू, टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो आ गई वो टी की वैल्यू हो जाएगी। अब उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ट्यूनिंग फोक चेंज करते जाऊंगी कि कौन से ट्यूनिंग फोक से ये पेपर राइडर गिर रहा है। जो ट्यूनिंग फोक से पेपर राइडर गिर रहा है, मैंने टी की वैल्यू मतलब एम की वैल्यू मैंने लेके चला 500, तो टी हो गया 500 इंटू 980 जो भी वैल्यू आएगी, और उसके अकॉर्डिंग एन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इससे मैं ट्राई करूंगी कि किससे वो पेपर राइडर गिर रहा है। मैं सोचती हूँ मैंने जब चेक किया तो वो गिरा मेरा 460 हर्ट्स वाले 460 हर्ट्स वाले ट्यूनिंग फोक से वो पेपर राइडर गिरा, तो मैं इसके सामने लिख दूंगी 460 हर्ट्स। समझ में आया? फिर 460 नहीं, कम है तो कम वाले से ही गिरेगा, तो मैं 250 का ही लेके चलूंगी। और यदि इससे नहीं गिर रहा है तो फिर दूसरे ट्यूनिंग फोक से ट्राई करूंगी, लेंथ वही रहेंगी, लेकिन फिर दूसरे वाले से ट्राई करूंगी, हो सकता है 300 वाले से गिर रहा हो, तो फिर यहां लिखूंगी मैं 300। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे और ये 500 का था, फिर मैंने और 500 एक पुट किया, मतलब यहाँ 1000 हो गया, तो ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, तो यहाँ पे 356 हर्ट्स वाले से गिर गया, तो फिर मैं यहाँ 356 लिखूंगी। पहले 252 से ही ट्राई करूंगी, नहीं गिरेगा तब 356, मतलब क्या करना पड़ेगा, लेंथ वही रखकर ट्यूनिंग फोर्क हमको सारे चेक करने पड़ेंगे कि किससे गिर रहा है, कौन से ट्यूनिंग फोर्क से वो पेपर राइडर गिर रहा है। ठीक है, फिर जब मैं ये वाला रिलेशन यहाँ निकालूंगी, एन अपॉन अंडर रूट टी, ये टी आ जाएगा, फिर यहाँ एक और कॉलम बना सकते हैं अंडर रूट टी का, और ये वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेंगी। ये जो आएगी, जैसे ये ए, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब जो सेम वैल्यू आएगी अभी जैसे बताई थी मैं, तो फिर हम क्या बोल सकेंगे कि ये सेकेंड लॉ वेरीफाई होता है, कौन सा, एन अपॉन अंडर रूट टी वाला। ठीक है, इस तरह से ये सेकेंड लॉ भी हम वेरीफाई करेंगे। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं कि टी चेंज करके हम एल ही फाइंड करते हैं, पर हम ये भी फाइंड कर सकते हैं ट्यूनिंग फोर्क से भी, मतलब हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, हम लेंथ को कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया सेकेंड लॉ, दो तरीके से वेरीफाई किया। फिर थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ में क्या है, टी और एन कांस्टेंट रखते हैं, टी और एन कांस्टेंट रखते हैं, तो ये एम और एल का रिलेशन है, मतलब अंडर रूट एम इज इक्वल टू 1/L, एक इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल अंडर रूट एम इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, मुझे एम बदलना है, ये तो बहुत कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है, एम
बदलना मतलब स्ट्रिंग बदलना, स्ट्रिंग की लेंथ बदलना। तो अलग अलग स्ट्रिंग के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। एक और तरीका है, इसमें ये बोला है कि हमने फर्स्ट लॉ से ये वेरीफाई कर दिया है कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l, तो मैं ये l की जगह 1/n पुट कर सकती हूँ। l की जगह मैं 1/n पुट कर सकती हूँ। तो मैं क्या रिलेशन निकाल सकती हूँ इससे कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ठीक है, मतलब अब मैं n चेंज करके m की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये बोला है इसने। तो इस तरह से हम थर्ड लॉ वेरीफाई कर सकते हैं। पर एक्चुअली थर्ड लॉ वेरीफाई करने के लिए होगी क्या बात कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। मतलब मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या निकालना है मुझे, अलग अलग स्ट्रिंग, क्योंकि m क्या है, ये m क्या है, टोटल स्ट्रिंग का वेट अपॉन लेंथ, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो क्या लेके चलना पड़ेगा मुझे, या तो स्ट्रिंग की लेंथ मैंने सेम ली तो अलग अलग मटेरियल की स्ट्रिंग लेके चलूं, या फिर अलग अलग लेंथ की स्ट्रिंग लेके चलूं, तब जाकर के ये वाला थर्ड लॉ वेरीफाई होता है। तो बार बार वो स्ट्रिंग को निकालो, फिर दूसरी स्ट्रिंग लगाओ, फिर स्ट्रिंग निकालो, फिर स्ट्रिंग लगाओ दूसरी। इसलिए ये थर्ड लॉ लैब में वेरीफाई नहीं लिखा हुआ है, मतलब अपनी प्रैक्टिकल लिस्ट में नहीं कर सकते, बहुत ऐसा वो नहीं है, कर सकते पर अपनी प्रैक्टिकल लिस्ट में नहीं है थर्ड लॉ को वेरीफाई करना। पर थर्ड लॉ ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सोनोमीटर। सोनोमीटर के अपने को 2 एक्सपेरिमेंट है और ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आएंगे, मतलब 10 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट रहेगा ये। ठीक है, करना इजी है, वैसे कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, वेरीफाई करना इजी है। थोड़ा बहुत यहाँ समझ में आ गया होगा और बाकी लैब में समझ में आ जाएगा, तो आपको थ्योरी में भी काम आएगा और आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल है इसमें, इससे रिलेटेड तो सॉल्व है, इसलिए मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। अनसॉल्व तो मैं करके देती हूँ। और अब इसके बाद एक टॉपिक रह गया बीट्स, तो वो भी देख लेते हैं, हो जाएगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो साउंड दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन ऑफ बीट्स है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, तो यहां से डिलीटेड है पोर्शन। ठीक है, मतलब पेज नंबर 153, 154 और 155 ये 3 चीजें डिलीटेड है। वैसे उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी बीट्स कैसे प्रोड्यूस होती है ये चीज हम देख लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। तो बीट्स के एप्लीकेशन तो आपको पता है कि सारे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बीट प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये बीट हम देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये बीट्स वाला जो एक एनालिटिकल मेथड ऑफ क्रिएटिंग बीट्स है, तो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, हमने बोला था ना जितना कम डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में और जब वो मैच करेगी उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हमको किस तरह का साउंड चाहिए, कम साउंड चाहिए तो हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रखना,
चाहिए, और यदि हमें ज्यादा साउंड चाहिए, उसका ज्यादा इफेक्ट चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम होना चाहिए। इतना तो अभी तक समझ में आ गया अपने को। तो अब ये बीट प्रोड्यूस करने के लिए हम दो ऐसी वेव लेके चलेंगे जो कि थोड़ा सा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, और जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है मतलब वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, तो हम इस तरह से लेके चलते। तो पहली वेव लेके चलेंगे हम y1 इज इक्वल टू, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। शुरुआत हम इस साइड से करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते करते, y1 इज इक्वल टू a साइन, हमारी ये वेव हम लेके चले थे जब, ये इस तरह से थी 2πn, है ना, क्योंकि n यानी ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2πn, और ये t माइनस 2π लैम्डा इंटू एक्स था। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2π कॉमन निकल गया, तो x अपॉन लैम्डा। तो हमने क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा डिफरेंट लेके चलते n1 और ये लैम्डा 1, एम्पलीट्यूड सेम लेके चलते।